गुड मॉर्निंग। बैठिए। बैठिए। कौन सा हम लोग टॉपिक देख रहे थे? जरा एक बार दिखा दो। लास्ट में हमने क्या देखा है? भोज गली कोहड़ा देखा। वही देखा है ना? देखते हैं। मूस मुडैये लोल्हा वही है। इसकी चर्चा नहीं की है ना? नोट करेंगे। मूस मुटैये लोल्हा वही है, जो देख लो आप। लिस्ट में दिया हुआ है। देखो, ये ऐसी चीज है स्पेशली अंग्रेजी वालों के लिए। बैच सेपरेट रहे तो ज्यादा बेहतर है, स्पेशली निबंध जैसे पेपर में। क्योंकि अगर मेरे पास भी जानकारी रहती कि अलग से है, तो मैं थोड़ा उसके लिए अलग से प्रिपेयर्ड हो लेता। ये ऐसा पार्ट है, न्यूली एडेड पार्ट है। दिक्कत है, कहीं पे कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें अपने से क्रिएट करनी है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि स्पॉन्टेनियसली आप बहुत सारी चीजों को लगातार कर दोगे। वो भी जहाँ पे लैंग्वेज से खेलना हो तो थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है। हिंदी शुरुआत से ही अपना जुबान पे टंग अपना रहा है, उससे तो एनी टाइम कहीं से किधर से खेल लो। अंग्रेजी में उसी लेवल पे खेलने में दिक्कत रहती है। उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, ये ध्यान रखना। यहाँ आने के बाद अचानक पता चला कि बाइलिंगुअल है, और कोई क्लास बाइलिंगुअल चल सकती है। निबंध में दिक्कत है। निबंध में एकदम अलग से होना चाहिए, तब जाके अंग्रेजी वाले कंफर्टेबल रहेंगे। ये ध्यान रखना। मुझे भी लगता है कि हिंदी वालों को तो जस्टिस हो जाएगा, उनके साथ थोड़ी बहुत कठिनाई रहेगी। एज ए टीचर मैं भी फील करता हूँ कि बैठने के बाद थोड़ा तो उनको और लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा। और ये सूचना पहले से रहती कि हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सेपरेट रहे। इतिहास में चल जाएगा, थोड़ा बहुत और पेपर में चल जाएगा, यहाँ चलना मुश्किल काम है, कठिन है। मैं उसके लिए कुछ अंग्रेजी में प्रिपेयर भी करके नहीं लाया था। हिंदी वालों को तो बहुत चीज़ें मिल गई होंगी, इंग्लिश वालों को कोई। तो थोड़ा मैं 2-3 दिन बैठ लेता, बहुत कलेक्शन हो जाता, अच्छा कलेक्शन हो जाता। ठीक है। आगे मैंने सलाह भी दी है कि इंग्लिश वाले को बिल्कुल सेपरेट रखो, इस टाइप से मत करो। दिल्ली में अभी दशा क्या है, दिल्ली में अभी इंग्लिश मीडियम बैच चल रहा है। इंग्लिश मीडियम, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मैंने इतने सालों में, 25-30 सालों में, कि इंग्लिश मीडियम कैसे लेंगे ना? उनको अंग्रेजी ठीक है ना हिंदी ठीक है। मीडियम है अंग्रेजी, और अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से नहीं है। अगर पूरा एक्सटेम्पोर अगर अंग्रेजी में चल रहा है क्लास, तो फिर दिक्कत। तो उसके लिए नया पैटर्न वहां पे आया है कई सारे कोचिंगों में, इंग्लिश मीडियम। कौन सा मीडियम? तो मिक्सचर चलता रहता है, वो एक नया प्रोडक्ट है। या तो एक तो हिंदी मीडियम होता है, एकदम सेपरेटली होना चाहिए, मेरा मानना है। तो फिर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? और स्पेशली इस जैसे पार्ट्स में मैंने सलाह भी दी है, वहां पे भी मैंने कहा है। इन्होंने कहा भी कि आगे हम लोग सेपरेट कर देंगे बैचेस को, इंग्लिश मीडियम बैच को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करो। लिख लिया, मूस मोटई हैं। अब मूस को लिखो MOOAC और MUAC, जो भी लिखना हो। मैं क्या कर लूंगा उसमें? लिखो मूस मोटई हैं। मोटई हैं। अब ये भी रोमन स्क्रिप्ट में किया है। मूस को ऐसे लिख दोगे, मूस। क्या लिखोगे? मूस। मोटई हैं, लोहा हुई हैं। लिख लो पीछे। कुछ परेशानी है क्या?
एक स्टोरी से शुरुआत कर सकते हो, एक घटना से शुरुआत कर सकते हो। ये जो स्टोरी है, ये जो घटना है, इंसिडेंट है, अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। जब अमिताभ बच्चन शुरू में मुंबई आए तो एक बार ऑल ऑल इंडिया रेडियो में गए, न्यूज रीडर की वैकेंसी थी। इससे शुरुआत कर सकते हो। अमिताभ बच्चन कहाँ गए? बोलो। स- समाचार, मतलब पढ़ने वालों की जरूरत है, विज्ञापन था, वहां गए। और वॉइस रिकॉर्डिंग में इनका वॉइस जो है ना डिस्क्वालीफाई हो गया कि इनका वॉइस ठीक नहीं है, आवाज को नाकाबिल पाया गया, इनकी आवाज में दम नहीं है, और डिस्क्वालीफाई हो गए। न्यूज रीडर की वैकेंसी में क्या हो गए? डिस्क्वालीफाई हो गए। कौन? इस घटना से शुरुआत कर सकते हो। ये घटना अमिताभ बच्चन से संबंधित है। तो एक बार ऑल ऑल इंडिया रेडियो में शुरुआती दौर में, अपने जीवन के शुरुआती दौर में, ऑल इंडिया रेडियो में समाचार पत्र रीडर, समाचार पत्र ये न्यूज रीडर के वैकेंसी के लिए गए थे कि भाई वैकेंसी मैं भी दावेदार हूं। और इनके वॉइस को जब चेक किया गया तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तब उनके पिता ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं हुआ, अगर बन भी जाते तो एक सीमा तक जाके मूस मुड़इये, न हाथी हुई है ना। तब ऐसा कहा गया, मूस मुड़इये। कितना आगे बढ़ लेता न्यूज रीडर जो है, कितना आगे बढ़ लेता जीवन में। थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्या हो जाते? बोलो, एक सीमा है कि नहीं है? तो उनके पिता ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि खूब आगे भी बढ़ते तो क्या बन जाते? क्या बन जाते? एक सीमा तक आगे जाके रुक जाते। बहुत ज्यादा स्कोप तो नहीं है ना। कैसे स्टार्ट हुआ था? वो तो जब मौका मिला महेंद्र सिंह धोनी ने भंजा लिया। महेंद्र सिंह धोनी को जब मौका मिला रणजी में, तो एक ही ओवर में धड़ाधड़ इतना ठोक दिया कि सामने वाला बोले कि इसको तो ले ही चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी मौके को भंजाने वाले में रहे हुए हैं। कोई मौका मिला, छोटा मौका मिला, उसको उन्होंने भंजा दिया। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, उनके पिता बोल रहे हैं ना कि अच्छा हुआ नहीं हुआ तुम्हारा न्यूज रीडर में, और हो भी जाता तो कहां तक जाते? बोलो। प्रमोशन का लिमिट है ना। मुंह मुड़िए, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। तो उस समय भी ये बातें कही गई कि मुंह मुड़िए, नहाती हुई है ना। इसका संदर्भ क्या है, ध्यान देना। इसका मीनिंग, मेन मीनिंग क्या है? एक तो आप यहां पे इसका लिटरल मीनिंग बता दोगे, मुंह मुड़िए। और ये पूरा पूरा लाइन गौण अर्थ में कहा गया, सेकेंडरी सेंस में कहा गया है, सरकास्टिक वे में कहा गया है। बोलो। बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक कहावत है, 5 लाइन तो पहले ऐसे लिखो। लिखो पहले 5 लाइन ऐसा जो एकदम कॉमन हो, एक्सेप्टेड हो। पहला लाइन क्या लिख सकते हो? बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक बड़ी ही लोकप्रिय कहावत है, पॉपुलर प्रोवर्ब है बिहार के फोल्क लिटरेचर में। लिखो, बिहार के लोक साहित्य में प्रचलित एक लोकप्रिय कहावत है। कैसी कहावत है? कहाँ पे? बोलो कहाँ पे? बिहार के फोल्क लिटरेचर में एक प्रचलित कहावत है जो अक्सर कही और सुनी जाती है। कई बार बोलते हैं, कई बार सुनते, अक्सर कही और सुनी जाती है। बोलो, जो अक्सर कही और सुनी जाती है। ये बोलो, ये जो कहावत है, ये व्यंग के रूप में कही गई कहावत है? कैसी कहावत है? तो लिख सकते हो, व्यंग्यात्मक रूप में कही गई यह कहावत है, सरकास्टिक वे में बोला गया है। मूस मुढ़इये लौला हुई है।
इसका मतलब क्या है कि कोई तुच्छ व्यक्ति हो, छोटा हो, अपात्र हो, जो डिजर्व नहीं करता हो, कुपात्र हो, अयोग्य हो, वास्तव में अयोग्य है, अक्षम है, क्या है, अक्षम है, लिख लेना। बहुत सारे लोग डिजर्व नहीं करते हैं, लो लेवल पे हैं, कुपात्र हैं, अपात्र हैं, और कभी कभी ऐसे लोगों को भी कुछ मिल जाता है, कभी कभी इनको भी धन मिल जाता है, कभी कभी कुछ अधिकार मिल जाएगा। कैसे लोगों को वास्तव में डिजर्व नहीं करते मगर मिल गया, तो बोलो बोलो यस और नो। बहुत एबिलिटी नहीं है, इसको हटा लो, बोलने में दिक्कत है क्या? तो बोलो कैसे लोग तुच्छ है। चूहा यहां पे तुच्छ को दर्शा रहा है कि चूहा बड़ा तुच्छ प्राणी है, मूस आगे भी बढ़ेगा, क्या होगा, थोड़ा और आगे बढ़ के रुक जाएगा। बहुत उसमें कोई रेडिकल चेंज नहीं आ सकता है, बहुत उसका फॉर्मल चेंज नहीं आएगा कि उसका फॉर्म बदल जाए, थोड़ा आगे रहेगा और वही आदमी रहेगा जो है, थोड़ा और एक कदम आगे। तो लाइफ में जो व्यक्ति क्या है, बोलो अक्षम है, तुच्छ है, अनडिजर्वेबल है, मतलब बहुत एबल नहीं है, और उसको कुछ धन मिल जाए, क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए, एक सीमा तक ही आगे बढ़ेगा, रुक जाएगा, एक सीमा तक आगे बढ़ के रुक जाता है, आगे बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, बहुत टॉप लेवल पे नहीं जा सकता है। मूस मुढ़ई है तो क्या होंगे, वो हाथी और घोड़ा, यानी बड़ा व्यक्ति या बहुत बड़ा काम रुक जाएगा, वो वास्तव में बहुत सद्गुणी हो जाए ऐसा नहीं होगा, वो महान व्यक्ति बन जाए ऐसा नहीं होगा, वो बड़ा बड़ा काम कर दे ऐसा नहीं होगा। कोई महान काम कर दे, महान व्यक्ति बन जाए, खूब अच्छा आदमी बन जाए, या फिर बड़ा काम करने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो अयोग्य व्यक्ति है उसको सपोर्ट भी करोगे ना तो एक सीमा तक ही काम करेगा। बोलो सेंस क्लियर हो रहा है? अगर पर्सन जो है डिजर्व नहीं करता है, उसको कुछ धन मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, कुछ राइट्स भी मिल गया, कहाँ तक जाएगा? अरे बोलो एक लेवल तक आगे बढ़ेगा, उसके बाद स्टॉप। ऐसा नहीं कि वो वर्चुअस पर्सन बन जाए, ग्रेट पर्सन बन जाए, बड़ा बड़ा काम करने लगे, ऐसा, क्योंकि आदमी कैसा है, छोटा है। मूस की स्थिति क्या है, खूब बढ़ेगा तो थोड़ा और बड़े आकार का रूप ले सकता है, बोलो सिल्व लोढ़ा हो जाएगा, वो हाथी और घोड़ा नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? इसका सेंस क्लियर है? बोलो एक बात बोलो, क्लियर है? आप इसको, इस टर्म को दो शब्द से जोड़ोगे, इसको निकाल लो, हटा लो पीछे। शुरुआत में क्यों लग जाता है, आदत बदल गई है, ऐसे बैठोगे तो एकदम अलर्ट जोन में हो ना, एक तो झुक गए हो, लगता है कि 45 डिग्री पे झुका हुआ है, इतना झुका हुआ, इससे वैसे ही सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। पोस्चर तो ठीक रखो। देखो एक तो ये है, इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को जो मूस मढ़ई है, इसको दो शब्दों से जोड़ोगे जरूर, एक एप्टीट्यूड से और दूसरा एटीट्यूड से, नोट कर लोगे। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से जोड़ोगे तो लंबा खेल सकते हो। अभिक्षमता से और अभिवृत्ति से, नोट कर लो, अभिक्षमता और अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिक्षमता और एटीट्यूड अभिवृत्ति। बोलो कौन कौन शब्द, अभिक्षमता और अभिवृत्ति, दो शब्द से जोड़ के हम इसको काफी लंबा खेल सकते हैं।
ध्यान देना, कई लोगों में अभिक्षमता का मतलब कैपेबिलिटी आप बोल सकते हो, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, किसी एरिया में कुछ काम करने का सामर्थ्य जो आपके अंदर विद्यमान है। देखो, हम सब लोगों में सभी टाइप का काम करने की क्षमता नहीं है। इससे बोलो, हम सभी लोगों में ऐसा नहीं कि हमारे पास एप्टीट्यूड है कि हम किसी भी एरिया में बहुत अच्छा काम करें। हमारी क्षमता किसी विशेष क्षेत्र में इन ए स्पेसिफिक फील्ड बहुत अच्छा काम करने की होती है। आपने 3 इडियट मूवी देखा था? वो मूवी में क्या था? उन लोग का एटीट्यूड किसी और फील्ड का था और घुस गए थे किसी, भाई उसमें पेंटर बनने की क्षमता थी। एप्टीट्यूड क्या था उसको कि हम फोटोग्राफर बन सकते हैं, और घुसा हुआ इंजीनियर बनने के लिए। तो अगर आपका एप्टीट्यूड किसी स्पेसिफिक फील्ड का है और आप अपनी ताकत दूसरे फील्ड में लगा रहे हो, तो एक सीमा तक जाके रुक जाओगे, मूस मुढ़इये। और अगर आपका एप्टीट्यूड राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसमें ऊंचाई को टच करोगे। ध्यान रखना, इसलिए जितने वर्ल्ड के टॉप क्लास एग्जाम हैं सब में एप्टीट्यूड टेस्ट आया है। क्या आया है? एप्टीट्यूड टेस्ट से हम जान लेते हैं कि आप इस एरिया में अच्छा परफॉर्म करोगे कि। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम स्पेसिफिक एरिया में वैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिनका उस एरिया में लगता है कि फ्यूचर में दे विल डू समथिंग गुड, दे विल परफॉर्म अप टू द मार्क। तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं किसके माध्यम से? बोलो किसके माध्यम से? एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से। सिविल सर्विस भी एप्टीट्यूड टेस्ट है, अलग अलग एरिया में एप्टीट्यूड टेस्ट है। जिस एरिया में आप कैरियर बनाना चाहते हो, अब हर एक ऐसे एरियाज में एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था की गई है। पता लगाया जा सके इसके भीतर ताकत है कि नहीं है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड है कि नहीं है, कि इस एरिया में अगर इसको प्रवेश किया कराया जाए तो उस एरिया में बढ़िया परफॉर्म करेगा। एप्टीट्यूड है नहीं, आप उसने उस एरिया में डाल दिया तो क्या होगा उसकी दशा? मूस मुढ़इये, यही दशा होगी। एक लेवल तक जाके रुक जाएगा। और केवल एप्टीट्यूड नहीं, आप अपने लाइफ में कितनी ऊंचाई पे जाओगे ये एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना हाइट तक जाओगे। कौन डिसाइड करेगा? एप्टीट्यूड के साथ साथ अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है? एटीट्यूड। समझ में आ रहा है अभिवृत्ति? देखो, अभिक्षमता और अभिवृत्ति 2 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है। इस टर्म से यहाँ खेलने की मतलब अच्छी खासी जरूरत है। कौन से टर्म से? तो इसको अच्छे से एक लेवल पे खेल जाओगे इस निबंध को। कौन से निबंध को? देखो, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का, अभिक्षमता या एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में कौशल विकास या प्रदर्शन करने की ऐसी क्षमता है जिसको हम प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित कर सकते हैं। बोलो, जैसे रमाकांत आचरेकर की नजर पड़ गई किसके ऊपर? उनको लगा कि इसका तो एप्टीट्यूड जो है, इसके अंदर की जो ताकत है, जो क्षमता है, क्या बनने की है? क्रिकेटर बनने की। उसको उठा के ले गए वो, प्रशिक्षण दिया और बाद में तेंदुलकर बने वो। बोलो, अगर मान लो एप्टीट्यूड था क्रिकेटर बनने का और उनको कहा जाता है कि आ जाओ यूपीएससी की तैयारी करो, हो सकता है 4 बार पीटी फेल। बोलो, संभव है कि नहीं है? अगर उस फील्ड में जाते तो हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ के मूस मुढ़इये, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड, अभिक्षमता उस एरिया की नहीं है। बोलो ये सोनो, हम इस निबंध को किस स्तर तक ले जाके खेल सकते हैं? सब लोग का अपना अपना तरीका है किसी चीज को एनालिसिस करने का। आप उसको कैसे, एक तो लिटरल मीनिंग बता दोगे, इसका संदर्भ क्या है, मीनिंग क्या है। अमिताभ बच्चन की स्टोरी से भी शुरुआत कर सकते हो, 3 इडियट के एग्जाम्पल से भी शुरुआत कर सकते हो।
बोलो, आ रहा है समझ में? उन लोगों की क्षमता क्या थी? मान लो एक की क्षमता क्या थी फोटोग्राफर बनने की, घुसा कहाँ था? कितना आगे बढ़ता इंजीनियरिंग के फील्ड में, मूस मुड़ई है प्लस आगे बढ़ के बहुत अच्छा इंजीनियर। अरे बोलो यस और नो, क्योंकि अभी क्षमता क्या थी? जैसे उस एरिया में गया, उस एरिया में बहुत पुरस्कार जीतने लगा। अरे बोलो ये आदमी के साथ भी है, हम सब में सब काम करने की अभी क्षमता या ताकत या सामर्थ नहीं है, इसको हटा लो, कोई दिक्कत है? 4 बार बोल रहे ध्यान नहीं है, ये स्थिति है। अभी से बुढ़ापा आएगा तो लग ही जाएगा, इस अवस्था में मैसेज खराब जाएगा अगल बगल। ऐसे करके बैठो, बगल में देखेगा लगेगा कि थका हुआ आदमी है, और कभी आप नहीं चाहोगे कि लोग आपको थका हुआ माने। अभी तो पूरा जीवन शेष बचा हुआ है। अरे बोलो, अभी तो बैंड बाजा बारात बचा हुआ है, और अभी से मैसेज चला जाएगा थका हुआ आदमी है, बस हो गया खेल। बोलो, अरे बोलो ये छोड़ो, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो थोड़ा ठीक कर लो, कोई दिक्कत है? गलत जाएगा कि नहीं मैसेज? देखते ही लग जाता थका हुआ है, जीवन से थोड़ा परेशान है, चिंतन में डूबा हुआ है, ये छोड़ो, मैसेज खराब चला जाएगा बाहर पे, जाएगा कि नहीं? कुछ इधर में भी लोग हैं जो ठेका लगा के ही बैठते हैं। सन हैं? व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना है, ऐसा देना है, ध्यान देना, ये इमोशनल होकर स्टेटमेंट नहीं लिखना है। व्यक्तिगत बातचीत में बिल्कुल बता सकते हो, व्यक्तिगत बातचीत में यहां पे तो हमें थोड़ा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड निर्विवाद तरीके से, जैसे तेंदुलकर हैं सब लोग जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? बोलो, आप चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल दे सकते हो। किसका एग्जाम्पल? कि चाणक्य जा रहे थे, चाणक्य, देखो शब्दों से कैसे खेल सकते हैं। चाणक्य एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने गांव में कुछ बच्चों को नाटक खेलते हुए देखा, कोई एक्ट कर रहे थे कुछ बच्चे। एक बच्चा राजा बना हुआ था बोलो, अन्य बच्चों की समस्याओं को सुनता और समाधान कर रहा था। बोलो, उन्होंने अपने पारखी नेत्रों से, किसने? चाणक्य ने भांप लिया कि इसमें किसकी बनने की क्षमता है, राजा। अपने साथ ले गए, ट्रेनिंग दिया, शिक्षण दिया, वातावरण दिया, और नंदवंश को, अगर मैं आपसे पूछूं चाणक्य ने उस बच्चे में क्या देखा था? अभी क्षमता, एप्टीट्यूड देखा था। क्या देखा? कि इसमें तो राजा बनने वाली क्षमता है, इसमें राजा बनने वाला सामर्थ्य है, ये सुनो। अगर वो राजा बनने का प्रयास करे तो उस फील्ड में जानदार काम करेगा। तो कई लोगों में एटीट्यूड किसी और, एप्टीट्यूड किसी और चीज का रहता है, अभी क्षमता किसी और काम को करने की है। घर परिवार या अन्य चीजों से दबाव में आकर चले जाते हैं किसी, और औसत स्तर तक काम करके जिंदगी को स्टॉप कर देते हैं। भाग्य भरोसे बैठ जाते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था। इसीलिए अब बड़े बड़े एग्जाम में कौन सा टेस्ट हो रहा है? ताकि पता लगाया जा सके कि अगर इस एरिया में इसको लाया गया तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा कि। कौन सा टेस्ट? और बिना लेते आओगे तो एक सीमा तक जाके क्या होगा, स्टॉप। मूस तब कहना पड़ेगा मूस मुड़ई है, यही कहोगे ना कि क्या कर लेगा। आ रहा है ये थीम समझ में? अभी क्षमता किसे कहेंगे, एप्टीट्यूड किसे कहेंगे? कौशल विकास नहीं, ठीक है? बोलो, अभी क्षमता किसी व्यक्ति का, नोट कर लो, व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड? अभी क्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, अभी क्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में
किसी विशेष क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने, बेहतर प्रदर्शन करने, कार्य करने, कौशल का विकास करने, कार्य करने, बेहतर प्रदर्शन करने, कार्य करने, कौशल का विकास करने की अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है। कि अंतर्निहित क्षमता, इंटरनल कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है, अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है। बोलो, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में प्रदर्शन करने, कार्य करने, कौशल विकास करने की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता। कौन सी क्षमता? इंटरनल कैपेबिलिटी, अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य, सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में क्या कर सकते हैं? फिर से बोलो, जिसको भविष्य में, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और सारे लोगों में सारा काम करने का सामर्थ्य नहीं होता है। बोलो, अगर सही दिशा में सामर्थ्य लग गया तो ऊंचाई टच करोगे, अब गलत दिशा में लगा, मूस मुढ़िए। समझ में आ रहा है? इसका संदर्भ वो भी जाएगा। आया समझ में? अरे बोलो। और अभिक्षमता के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी ठीक होना। कई लोगों में ताकत तो बहुत है, छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ते रहते हैं, एक सिम लिमिट तक जाके रुक जाते हैं। तो सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड का भी रहना जरूरी है। स्टेटमेंट आता है एक, अंग्रेजी में नोट कर लोगे, इट इज योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे, इट इज योर एटीट्यूड, इट इज योर एटीट्यूड not your aptitude that determines your altitudes। अभिक्षमता नहीं, अभिवृत्ति आपकी ऊंचाई को दर्शाएगा। अभिक्षमता कुछ दूर तक बढ़ाएगी, एटीट्यूड निगेटिव है तो नीचे चले जाओगे। कई लोगों का लाइफ में एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमेशा रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे, परेशानी दिखते हैं, हमेशा परेशान रहता है, सब चीज है, एक चीज नहीं है, रोता रहता है। कई लोगों के पास 10 चीज की कमी है और आगे बढ़ रहे हैं मेहनत करके। तो बोलो, कई लोगों के पास सारी सुविधा है, अब कोई एक चीज की कमी है, उसी को रोना रोता है, दिन भर छाती पीटता है। निगेटिव एटीट्यूड का आदमी है, हमेशा कठिनाई पैदा करेगा वो। बोलो बोलो, तो कौन सा चीज? एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना। संदर्भ क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए या ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने या ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अभिक्षमता के साथ साथ अभिवृत्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बोलो। और फिर एटीट्यूड ही ज्यादा आपको हाइट को दिखाएगा। हम इसको ऐसे बदल के भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली।
किसमें किसमें? एल्टीट्यूड मैंने बोला है लास्ट में, ऊंचाई को टच करेगा। अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी पसंद अच्छी नहीं है, आपके पास ताकत बहुत है और सोच निकृष्ट कोटि की है, बोलो क्षमता आपकी समझ ठीक नहीं है, गलत गलत चीजों को पसंद करोगे तो नीचे रह जाओगे, भले ही ताकत खूब है। कई लोगों के अंदर ताकत बहुत है, अभी क्षमता बहुत है, मगर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है। तो केवल केवल ताकत सामर्थ्य होने से आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी मनोवृत्ति का भी ठीक होना, और अंत में मनोवृत्ति ही आपको ज्यादा अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाएगी। ध्यान देना। क्लियर? क्या पूछना चाहते हो? क्या है? हमने नोटिंग तो करा दी। आपका नॉट योर एप्टीट्यूड बट योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर हाइट इन योर लाइफ। आपका एल्टीट्यूड को वो डिसाइड करेगा, आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे ये क्या कौन डिसाइड करेगा? एटीट्यूड डिसाइड करेगा। अरे बोलो ना, क्या है उसमें प्रॉब्लम? और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है? हैं? किसको? अरे एप्टीट्यूड, बैठो आप। एप्टीट्यूड बाय बर्थ भी होता है और एप्टीट्यूड को हम जनरेट भी कर सकते हैं थ्रू आवर एफर्ट। जैसे कई लोगों में शुरुआती दौर में एप्टीट्यूड नहीं है, फेल हो जाता है पीटी, खूब मेहनत करके अपनी ताकत बढ़ा लेता है, अब मैं डिजर्व करता हूं आईएएस बनने के लिए, क्वालिफाई कर जाता है सीसेट। तो एप्टीट्यूड को हम लोग डेवलप करते हैं, बाय बर्थ भी होता है, जन्मजात भी होगा, बोलो एक्वायर्ड भी होता है, बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड बोथ। हम धीरे धीरे खूब मेहनत करते करते इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं, इतनी अभिक्षमता विकसित कर लेते हैं कि अब कहते हैं कि अब तो मैं योग्य हूं आईएएस बनने का। तो लगातार मेहनत से भी हम अपने एप्टीट्यूड को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलो बोलो यस और नो। जितना आपका टेस्ट होता है ना, पीटी में सब एप्टीट्यूड टेस्ट है एक तरीके से। मेंस में पता लगाया जाएगा कि आपका राइटिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं है, सब कैपेबिलिटी को ही पता लगाया जाता है। इंटरनल कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं देश दुनिया को जानने की। इंटरव्यू में पता लगाया जाएगा आपको ठीक से बात करने की क्षमता है कि नहीं है, आप अपने थॉट को इम्प्रेसिवली एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं है, अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हो कि नहीं है, आप नहीं जानते हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कई सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको उत्तर नहीं पता है, कई लोग चेहरे पे एकदम तनाव में आ जाते हैं, लगता है कि मैंने क्राइम कर दिया है, उनको रगड़ देगा सामने वाला। अब कई लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं सर सॉरी सर इसका उत्तर मुझे पता। अब कई लोग मौन साध लेंगे, लगेगा कि अपराध मैंने कर दिया, उनको बाहर भेजेगा कि नहीं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट है एक। और लगता है कि नहीं इसके अंदर तो ताकत है, क्षमता है, तो आ जाओ फील्ड में, जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। बोलो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ना, ऐसा वातावरण दिया जाता है, प्रशिक्षण, और फिर भविष्य में उसको, ये क्या है? एप्टीट्यूड है। और केवल एप्टीट्यूड नहीं बल्कि एटीट्यूड का भी ठीक होना जरूरी है। एटीट्यूड नहीं ठीक होगा ना तो आप अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर डालोगे। बोलो कई लोगों में ताकत, कई लोगों में ध्यान रखना, कई लोगों में ताकत है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, पढ़ता है तुरंत याद कर लेता, बड़ा शार्प ब्रेन का है, ब्रेन बड़ा शार्प है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन कितना फास्ट ब्रेन है, गलत चीजों में इन्वॉल्व है। अगर वो ब्रेन राइट डायरेक्शन में लग जाए ना तो वो बहुत आगे बढ़ जाए, मगर छोटी छोटी चीजों में कभी कभी देखोगे एक आदमी 10 लोगों को परेशान किए हुए, आदमी एक परेशान कितने लोगों को, 4 लोगों को चूना लगा हुए, 3 लोगों को पीछे पीछे घुमाता है, इसका मतलब उसका ब्रेन बड़ा तेज है। अरे बोलो यस और नो। 3 टाइप के लोगों को टैकल किए हुए,
पीछे भी घुमा रहा है। अरे बोलो, इसका मतलब ब्रेन से क्या है, शार्प है, मगर वो उसी एरिया में अपने को मेंटेन रखता है, एक सीमा तक आगे बढ़ के। अगर उसका वो कैपेबिलिटी, वो किसी राइट डायरेक्शन में मूव हो जाए ना, ऐसा व्यक्ति किसी अगर अच्छे काम में लगता है ना, बड़ी तेजी से ऊंचाई टच करता है, वो अपनी सारा कैपेबिलिटी लगा देता है उस डायरेक्शन में। आपको कई बार ऐसे लोग दिखाई देंगे, तेज था, गलत दिशा में लगा था, अचानक उसकी संगति अच्छे लोगों से हुई, अच्छे काम में लगा और ऊंचाई को टच करने लगा, है कि नहीं है? तो डिपेंड करता है, ये पूरा पूरा जो संदर्भ है लेके जाओगे, एटीट्यूड एप्टीट्यूड से खेलोगे। 700 शब्द कैसे जाओगे, आसान है क्या? मुंह मुड़िए, 2 लाइन अवेलेबल है किताबों में, ग्रंथों में कितने लाइन, 2 से 3 लाइन, और आपको इसको डिटेल करना है, इलोबरेट करना है। तो देखो केस को दर्शाता है। अगर किसी तुच्छ व्यक्ति को कुछ प्राप्त भी हो जाए, धन, आप देखेंगे जीवन में एक सीमा तक आगे बढ़ के रुक जाता है। तो एक महत्वपूर्ण संदर्भ ये है। दूसरा संदर्भ ये है कि व्यक्ति की ताकत किसी और एरिया में घुस गया, किसी एक सीमा तक आगे जाके, एक सीमा तक आगे जाके क्या होगा, तब पर भी कहेंगे मूस मुढ़इये हैं। अरे बोलो, मूस मुढ़इये हैं। कई बार लोग राजनीति के क्षेत्र में एक दल को छोड़कर कि हमको ऊपर तक जाने का मिलेगा, तो उस समय भी लोग व्यंग करते हैं कि हमको छोड़ के उधर में जा रहे हो, क्या कर लोगे? एक सीमा तक जाके मूस मुढ़इये। खूब राजनीति में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अरे बोलो किसका? इसका विपरीत भी है कि कई बार क्षमता नहीं रहती है, मगर हम मेहनत करते करते अपने भीतर वो क्षमता अर्जित करत करत अभ्यास के, लिख लो, करत करत अभ्यास के, लिखो इस लाइन को, करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, जलमती होत सुजान। बोलो। देखो, प्रशासनिक क्षेत्र में भी हम जब किसी कार्य के लिए किसी का चयन करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसमें ताकत है कि नहीं इस काम करने को। तो हम योग्य लोगों को जानबूझ के अच्छे प्रोजेक्ट के लिए चयन करते हैं कि अगर इसमें ताकत है, इसको अगर इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, प्रोजेक्ट, और मान लो अयोग्य टाइप के लोगों को आपने प्रोजेक्ट में लगा दिया, एक सीमा तक आगे ले जाकर उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, रोक देगा। खूब आगे बढ़ेगा तो 2-4 कदम आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्ट को सफलता तक नहीं वो ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर योग्यता या सामर्थ्य नहीं है। तो हम जनरली किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कैसे लोगों को चयन करते हैं? तो ये भी लिख लो, किसी भी कार्य की सफलता, कार्य की सफलता हम किसको किसको जानकर करते हैं? सामने वाले की क्षमता को जान के उनका चयन करते हैं, तब उस कार्य में सफलता मिलेगी। पद पे नियुक्ति योग्यता अनुसार हो। पद पे नियुक्ति किसके अनुसार हो? बोलो, पद पे नियुक्ति, अगर किसी पद पे अच्छे से, पद पे अगर किसी को डिप्यूट करना है, अभी क्षमता को देखो, नहीं तो सामने वाला अच्छा काम अगर डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दे दोगे, थोड़ा मोला काम करके रुक जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा काम मूस मुढ़इये। तो पद पे नियुक्ति भी अच्छे योग्य लोगों को होना चाहिए, तभी वो उस पद के साथ न्याय कर पाएगा। बोलो, कर सकते हो? अब जैसे मान लो, अगर आपको इसी लाइन को जोड़ना हो, जनसंख्या से कैसे जोड़ोगे ये बताओ? जनसंख्या से अगर जोड़ोगे, पॉपुलेशन से कैसे जोड़ोगे? एक पैराग्राफ बताओ, ट्राई टू कनेक्ट। कैसे कनेक्ट करोगे? कैसे कनेक्ट करोगे? अगर ये पॉपुलेशन को हम ऐसे ही छोड़ दें, तो थोड़ा मोला लोग इधर उधर सीख के कुछ कदम आगे बढ़ के क्या हो जाएंगे?
अरे बोलो ये सोनो, मास लेवल पे लोग। और इनको यदि हमने ठीक से ट्रेंड कर दिया समय रहते, एआई एआई के बारे में हमने खूब अच्छी सी जानकारी दे दी, इन्हें स्किलफुल बना दिया, तो जनसंख्या का स्वरूप बदल जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है मानव पूंजी हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करेंगे। किसका काम? जनसंख्या लाभांश की स्थिति होगी, और ये जो मानव है मानव पूंजी में बदल जाएंगे ये स्वर्णो। और तब देश का तेज गति से विकास भी होगा। नहीं तो ये पॉपुलेशन है, ये एक कदम थोड़ा मोला किसी तरीके से आजीविका उजीविका कुछ कर लेगी, और वहीं पे क्या होगी, मूस मुढ़ई है। तो अभी समय राइट है कि हम इनको खूब स्किलफुल बना दें। अब समझ लो, मूस मुढ़इये लोलाइयों को किससे जोड़ रहे हो? अरे बोलो, किससे जोड़ रहे हो? अगर हमने स्किलफुल नहीं बनाया तो जनसंख्या किसी तरीके से वो पेट भरने की स्थिति करेगी। मतलब एक सीमा तक आगे बढ़ के वो मास लेवल पे लोग क्या हो जाएंगे, वैश्विक स्तर पे नाम नहीं कमा पाएंगे। ये सुनो, कोई बहुत बड़ा काम, बोलो ये सुनो, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये सुनो, मतलब वो हाथी और घोड़ा नहीं हो सकते हैं। छोटा मोटा पोजीशन, छोटा मोटा काम करके पूरा जीवन मूस मुढ़इये बोले ये सुनो। तो हम अगर राइट डायरेक्शन में इनको स्किलफुल बना दें, हुनरमंद बना दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हम इनको लाभ दिला दें, ये सब लिखोगे 2 पैराग्राफ बन जाएगा यहाँ पे, अच्छा पैराग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? जनसंख्या से जोड़ सकते हो? तो बोलो, मान लो कोई आदमी है बीए पास हो चुका है और आप उसको स्किलफुल नहीं बना रहे हो, तो किसी तरह से कोई छोटा मोटा काम धंधा अपना सीख लेगा, कहीं पे नौकरी छोटा मोटा कर लेगा, और भाग्यवादी बन के पूरा जीवन मूस मुढ़इये हैं। और आपने उसको स्किलफुल बना दिया, हुनरमंद बना दिया, तो देश के विकास में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अरे बोलो ये स्वर्णो, आपने उसके स्वरूप को बदल दिया। पहले वो लेबर के रूप में था, अब हो सकता है बड़ा सा वो इंटरप्रेन्योर बन जाए। संभव है कि नहीं है? अरे बोलो ये स्वर्णो, अपना स्टार्टअप शुरू कर ले। बहुत लोगों में क्षमता है स्टार्टअप शुरू करने का, उनको स्किलफुल नहीं बनाते, उनको हम प्रमोट नहीं करते, उनको जानकारी नहीं देते, छोटा मोटा धंधा करके वो पूरा जीवन, बोलो पूरा जीवन उनको अपॉर्चुनिटी मिले और ट्रेनिंग मिले, फैसिलिटी मिले, तो बड़ा परफॉर्म कर सकता है। बोलो, वो हाथी और घोड़ा बनने की ताकत रखता है। बोलो ये स्वर्णो, बट नहीं होगा तो मूस मुढ़इये। तो आप इस पे जानदार तरीके से पैराग्राफ निकालोगे, 2-3 पैराग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा। लिख रहे हो? तो बोलो लिख रहे हो? कहीं कोई कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ये पहले ध्यान रखो। आपको सारी चीजें क्रिएट करनी है। कभी ऐसे टॉपिक पे बैठो और सोचो, 100 शब्द के बाद कलम रुक जाएगा, सोच में आने में दिक्कत होगी कि आगे कैसे हम बढ़ाएं निबंध को, कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करो। एआई से जोड़ा जा सकता है, जनसंख्या से, हमने कई चीज़ों को बताया है ऐसे। बोलो, जोड़ के। अब जैसे यूक्रेन से जोड़ सकते हो कि नहीं? यूक्रेन कुछ भी कर ले, क्या रसिया को हरा सकता है क्या? थोड़ा मोला हो सकता है 1-2 इलाके पे कब्जा कर ले, कुर्स्क पे जैसे कर लिया, घुस गया और घुस के उस पर थोड़ा सा कब्जा करके बैठा हुआ है। बोलो, मूस मुढ़इये कि बहुत बड़ा काम कर सकता है, रसिया को परास्त कर दे। संभव है क्या? इंटरनेशनल एरिना में घूम जाएंगे। पाकिस्तान की दशा देख लो, पाकिस्तान विकसित राष्ट्र बन सकता है क्या? या जो कर ले, कुछ भी कर ले, ये सुनो, उसकी क्षमता है थोड़ा सा आगे तक जाके, इतना गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान मूस मुढ़इये छोटा मोटा हथियार थोड़ा बना लेगा। बोलो ये स्वर्णो, थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या करेगा, रुक जाएगा,
मूस मुढ़इये हाथी और घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। भारत उस रास्ते पे जा रहा है, विकसित राष्ट्र बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लगा कि ट्रंप महोदय अपने लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, तुरंत यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग अरे कर रहे हैं ना। कितना फास्ट हुआ है, बुला लिया उनको कि आ जाइए, बैठ के कुछ कर लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध बिगड़ सकता है। किसका? अमेरिका का। अरे बोलो यस और नो, टकरा रहे हैं कि नहीं सब? अरे बोलो यस और नो। बात तुरंत देखा, अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, क्या करेगा, कब करेगा, किसको कितना हल्का देगा, कहना मुश्किल काम है। बोलो, है तो ताकतवर, तो भारत ने चुपचाप इसके साथ थोड़ा कि आ जाओ थोड़ा मिलके बातचीत करके। अरे बोलो यस और नो, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत लगातार, भारत चाहता है कि हम एकदम उस स्तर पे चले जाए। पाकिस्तान को दिखा मूस मुड़इये, कोई दिक्कत है? एक पैराग्राफ निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? हूतियों की भी दशा यही थी, मूस मुड़इये, उसको लगा कि हम रोक ही देंगे। 4-5 बार अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल ने ठोका तो शांत हो गया। लगता था कि दबदबा मेरा ही बढ़ेगा, मैं ही रहूंगा इस एरिया में। मूस मुड़इये, अरे थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हो कि पूरे इलाके पे ही कंट्रोल कर लोगे? संभव है क्या उनके? हूतियों पे एक पैराग्राफ, किस पे? मूस मुड़इये, पाकिस्तान पे एक पैराग्राफ। अरे बोलो ये सोनो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो देखो। बोलो ये सोनो है, सामाजिक क्षेत्र में भी कर सकते हो। व्यापक अगर परिवर्तन समाज में लाना है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये सुनो, छोटा छोटा कोई इंडिविजुअल, कोई छोटा छोटा केवल प्रयास करे तो व्यापक असर समाज पे हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। ये सुनो, अरे बोलो ये सुनो। तो आप अभिक्षमता से, अभिवृत्ति आदि से जोड़कर इस निबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। क्लियर? शुरुआत में अमिताभ बच्चन वाली स्टोरी भी लिख सकते हो। क्लियर है? वो भी लिख सकते हो, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, लिख लो, इसको भी बीच में जोड़ सकते हो। होनहार, इसको भी लिख सकते हो, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो होनहार व्यक्ति है उसको बचपन से ही लक्षण दिखने लगता है। लक्षण दिख रहा है तो उसको ठीक दिशा में आगे बढ़ा दो तो वो हाथी और घोड़ा हो जाएगा। बचपन में कई बच्चे बड़े तेज होते हैं, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, उनका व्यक्तित्व तो एक सीमा तक जाके रुक जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और वहीं तक क्या हो गया, अगर उसको ठीक से ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो हाथी और घोड़ा हो सकता है। मतलब महान व्यक्ति बन सकता है, बड़ा बड़ा काम कर सकता है। कई बच्चे बचपन में खूब तेज थे, तेज होते हैं, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, ठीक से डायरेक्शन नहीं देते हैं, बच्चा एक सीमा तक जाके, बचपन में लगता था ये तो कितना कमाल का बच्चा है। अरे बोलो ये सुनो, तो इसको भी जोड़ के एक पैराग्राफ लिख सकते हो। होनहार बिरवान के होत, इस पे एक पैराग्राफ कर लोगे। जो गरजते हैं बरसते नहीं है, नोट कर लो। अब देखोगे कई लोग बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, यही लाइन लिखोगे। जो गरजते हैं वो, कई लोग बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं और जब काम दे दिया जाता है तो औसत तरीके से काम करते हैं। मूस मुढ़इये कर सकते हैं। जो गरजते हैं वो, लिखो कैसे। कई लोग जीवन में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ा बड़ा क्लेम करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और जब दे दिया जाता है काम तो लगता है कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है। मूस मुढ़इये कोई भला काम नहीं कर पाता है, डींगे हाँकता है बड़ा बड़ा। इसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सोनो, अरे बोलो ये सोनो। केजरीवाल की भी यही दशा थी कि लगा कि हम तो एकदम आग लगा देंगे, सबको हम ही बदल देंगे। अरे बोलो, कठिनाई हो गई। बहुत सारे लोग हैं,
आप इसमें ये भी लिख सकते हो, वो भी लाइन आ जाएगा, करत करत अभ्यास के जन्म, लिखे हो ना। ध्यान देना, कई बार लोगों में किसी बड़ा काम करने की क्षमता, मगर लगातार मेहनत से, अभ्यास से, दृढ़ संकल्प से वो आदमी अपने जीवन में अच्छी ऊंचाई, घोड़ा और हाथी भी बन जाता है। तो बोलो ये सोनो, महान व्यक्ति बन जाता है। कैसे? मेहनत से। तो करत करत उस पे भी एक पैराग्राफ निकालोगे। किस पे? करत करत अभ्यास के, निकल सकता है। लिखते जाना इन सब चीजों को। क्लियर? बोलो क्लियर। ध्यान देना। बोलो हो गया। मूछ मुड़इये न हाथी होइए ना। संदर्भ इस तरीके से हम लंबा खींच सकते हैं। और लास्ट में ये बोलोगे कि हमें ध्यान देना, हम इसको अमर सेन से भी जोड़ सकते हैं। किससे? अमर सेन से। कैसे जोड़ोगे? देखो, अमर सेन का अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच, लिख लो। अमर सेन का कौन सा अप्रोच है? एक पैराग्राफ निकाल के अमर सेन पे रख लो। जब मौका मिले अमर सेन से जोड़ के एक पैराग्राफ लिखोगे। टीचर की नजर गई कि अमर सेन को लिख रहा है, इसका मतलब टीचर नंबर आपको वैसे दे देगा। बिना थॉट को जाने लिख ही नहीं सकते हो। नाम ही नहीं क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच में बता देता हूं। रॉल्स और अमर सेन पे संक्षेप में बता रहा हूं। रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस है और उसकी आलोचना करते हैं अमर सेन। कैपेबिलिटी उपागम देते हैं सामर्थ्य संबंधी। जैसे रॉल्स कहते हैं, जॉन रॉल्स। कौन? जॉन रॉल्स। बोलो कौन? RAWLS, रॉल्स, जॉन रॉल्स। इनका थियरी ऑफ जस्टिस में है कि जो समाज का सबसे जो कमजोर तबका है उसको अधिकतम मिलना चाहिए। जब हम प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण करेंगे तो ये न्याय का मांग है कि समाज में किन्हीं कारणों से जो सबसे पिछड़े हो गए हैं, सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको कुछ हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें। कई सरकारें मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में खाना दे रही हैं। अरे बोलो ये सुनो, मुफ्त में मकान कुछ ज्यादा दे रहे हैं ना। किसको? अरे बोलो किसको? एक तो ये दृष्टिकोण बनता है कि हम उन्हें मुफ्त में देते रहें। बोलो। दूसरा अप्रोच है, इसको हटा लो पहले पीछे, उसको जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर न्याय की प्रक्रिया अगर निष्पक्ष है तो न्याय भी राइट होगा, न्याय भी ठीक डायरेक्शन में होगा। दूसरा अप्रोच किसका आ रहा है? बोलो किसका आ रहा है? सारे लोग बोलो किसका? अमर्त्य सेन का। ये कहते हैं बंटवारा क्यों कर रहे हो मुफ्त में? जो निचले तबके के लोग हैं, किन्हीं कारणों से समाज में नीचे हैं, इनकी कैपेबिलिटी को क्या करो? इनहेंस करो, इनके सामर्थ्य को बढ़ाओ। अब मान लो एक बार मुफ्त में दिया, दोबारा मुफ्त में दिया, सामने वाला इनएक्टिव हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है। ताकत होगी काम करने की, तब पर भी काम कहेगा। मुफ्त में सरकार पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में भोजन, तो हम क्यों ज्यादा कमाएं और टैक्स दें? बोलो संभव है कि नहीं है? अरे बोलो, आदमी के अंदर ताकत होते हुए भी वो क्या हो जाएगा? सिमट जाएगा, मूसी बनना पसंद करेगा। क्या मूसी रह जाते हैं? अरे बोलो यस और नो। नीचे स्तर पे ही रहते हैं। अरे बोलो यस और नो। तो अमर सेन ने कहा कि ये ठीक नहीं है। जो हम मुफ्त पानी और बिजली में खर्च कर रहे हैं, जमाई आ रही है इसको। अमर सेन का नाम आते ही जमाई आ रही है। और इस नाम सुनने पे तो ही मैं बोलूं कैटरीना कैफ, दिमाग खुल जाता है, लगता है दिमाग की बत्ती जल गई है। बीपीएससी की तैयारी जारी है, अमर सेन का नाम सुनते ही जमाई आ रही है। थॉट है ना, और जानदार थॉट है, बेहतरीन थॉट है। क्या बेस्ट उपाय ये बताओ?
हम उनकी अभिक्षमता को क्या करें, इनहेंस। वी शुड इनहेंस देयर कैपेबिलिटी। अगर हम उनको कैपेबिलिटी दे दें तो फिर वो हर एक साल मुफ्त में नहीं लेंगे, हो सकता है कंट्रीब्यूट करने लगे अलग से, नहीं तो हर एक साल बोझ बने रहेंगे और वो संख्या और बढ़ती जाएगी कि भाई हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। बोलो, वो सदैव मूसी रह जाएंगे, हाथी और घोड़ा। हो सकता है उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, अरे बोलो ये सोनो, तो हमें उनकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करना। बोलो, इसीलिए वो डिसेबल्ड पर्सन को, अमर सेन जो डिसेबल्ड हैं उनको डिसेबल्ड नहीं बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बोलते हैं, कि वैसे लोगों में, दिव्यांग लोगों में विशिष्ट योग्यता है। क्या है? अभी पैरा ओलंपिक में देखो, हमने थोड़ा सपोर्ट किया, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किसमें? पैरा ओलंपिक में। और नहीं तो वो लोग क्या होते, एक तरीके से अगर सरकार का सपोर्ट या और चीजें नहीं होती, खुद भी अगर एफर्ट नहीं करते, तो उनका जीवन क्या होता, दुश्वार हो जाता है, एक सीमा तक जाकर उनका जीवन रुक जाता है। बोलो, आज वो गर्व की अनुभूति करते हैं, लगता है कि मैं देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। बोलो यस और नो। तो ये सब इसमें लिख सकते हो, रॉल्स का और किसका, ये सब थॉट है ना। जब तक ठीक से पढ़े नहीं हो ना, ठीक से 2-4 घंटा, 5-10 घंटा कम से कम, तब तक लिख ही नहीं पाओगे, एक पैराग्राफ नहीं निकलेगा। और आप कैपेबिलिटी, जैसे ही अमर सेन का कैपेबिलिटी उपागम लिखते हो, सामर्थ्य को हमें बढ़ाने का प्रयास करना, बजाय कि मुफ्त में हम उनको देते रहें, हमें उनके सामर्थ्य को बढ़ा देना। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो हाथी और सदैव मूसी रह जाएंगे। तो बोलो, कितना बड़े स्तर से जोड़ रहे हो इस थॉट को, मूस मुढ़इये, और जा रहे हो कहां तक? अरे बोलो कहां तक? अमर सेन से कनेक्ट कर सकते हो। कितना बढ़िया अप्रोच है। बोलो, मुफ्त में पानी बिजली देना जरूरी है क्या? एक शुरुआती दौर में दे सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, मगर प्रयास किस पे होना चाहिए कि हम उनकी अभी क्षमता को, नहीं तो मुंह से ना तो मूसी रह जाएगा, अभी क्षमता को बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि वो बड़ा काम करे। बोलो, समाज में योगदान करे। क्लियर? तो अमर सेन के थॉट से आप एंड कर सकते हो कि ऐसा प्रयास करना, और बोल दो कि भारत सरकार की कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बिहार सरकार की भी योजना होगी, और बिहार सरकार की मुख्यमंत्री योजना इस दिशा में एक अच्छी पहल को दर्शाता है। ऐसा होने पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की स्थापना हो जाएगी। बोलो ये सुनो, एक छोटा सा टॉपिक, मूस मुढ़इये, हम लोग 1 घंटे से टिके हुए हैं, डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? यही काम आपको रूम पे भी करो, 2-3 लोग मिलके एकदम तार तार करो टॉपिक को, जो लोग कहाँ से जोड़ सकते हो, इधर से उधर से, और उसका एक रफ टाइप से प्रारूप बना लो। अगर इतना है तो एग्जाम में खेल जाओगे, क्योंकि आसान नहीं है ऐसे टॉपिक्स में लिख के 700, कोई 700 शब्द लिख दे, 750 मत लिखो, 600 लिख दो, कोई दिक्कत, ये कोई जरूरी नहीं कि 12 पेज लिखो, 10 पेज लिखो, अच्छे से लिख दो, टीचर को दर्शा दो कि मेरा रेंज ठीक ठीक है, जहां नजर पड़े टीचर को अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए। अरे बोलो, उसमें समावेशी विकास भी हो, जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रहे हो, ये सुनो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अच्छे अच्छे शब्दों का जाल पैदा करो। समझ में आया? फिर देखो नंबर कैसे नहीं आता है। नंबर लेना कला है। बहुत ज्ञानी लोग भी फ्लॉप होते हैं, और उनकी तुलना में कम जानकार बेहतर परफॉर्म कर देता है। तो आपको ये स्किल डेवलप करना है। ठीक है, हो जाएगा? अरे बोलो हो जाएगा। कहां तक चले जाओगे? अमर्त्य सेन तक, कैपेबिलिटी उपागम, सामर्थ्य का सिद्धांत। बोलो, अरे बोलो यस और नो।
पैरा ओलंपिक भी दिखा दोगे कि भाई अगर उनकी जिद और जुनून और सरकार का प्रयास नहीं होता तो समाज में एक सीमा तक ही आगे बढ़ के और समाज की वो देश की प्रतिष्ठा और सम्मान में चार चांद नहीं लगा पाते। हमने सपोर्ट किया उनकी, उन्होंने परफॉर्म किया, आज वो गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ये छोड़ो। नहीं तो उनकी जो दिव्यांगता है उन्हें जीवन में कठिनाई पैदा करती है। बोलो, उन्होंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया और उससे देश का नाम रोशन किया। कुछ एक दो नाम भी ले सकते हो, झांझड़िया है, देवेंद्र झांझड़िया, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खूब गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ पे? पैरा ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? आप किसी ऐसे खिलाड़ी का भी नाम ले सकते हो जो प्रतिभा की धनी, किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आके, दीपिका कुमारी और किसी और का, कि अगर उनको नहीं मिलता सपोर्ट तो गांव में कहीं पे सिमट के रह जाती हैं। अरे बोलो ये स्वर्णो, उनकी क्षमता थी कि हम इस फील्ड में काम करें। अरे है ना, इसे बहुत क्लियर, उनको एग्जाम्पल के रूप में कोट कर दो। सामर्थ्य था, मौका नहीं मिला, सिमट गया मामला। बोलो, मूस मुठैये, और अगर सपोर्ट मिल जाए सामर्थ्य को इनहेंस करने का, हाथी और क्लियर। बोलो क्लियर, नेक्स्ट, आगे बोलते हैं। अरे बोलो कर लोगे? रूम पे जाके अब माथा पच्ची करना। 1 घंटा आप लोगों को जो लोग मेंस दे रहे हो, कम से कम इस वाले पार्ट्स में ये जो है 20-25 की तो प्रैक्टिस कर लो। दूसरा काम कर लेना सारे लोग कि जैसे अलग अलग है, जैसे अनेर गुनेर के राम रखवा, तो ऐसे लाइन लिखो और आधे पेज या 1 पेज में केवल रफ स्ट्रक्चर बना लो, 20 रफ स्ट्रक्चर बना लो केवल। और कभी कभी बैठ के स्ट्रक्चर बनाओ और पूरा लिखो भी, एक सिनॉप्सिस बना लो, करने का मतलब है मेजर पॉइंट्स आ जाएं। और 20 के आसपास बना लोगे ना तो कमोबेश उसी टाइप का कंटेंट आएगा। आप देखोगे धैर्य पे सवाल आ रहा है, पेशेंस पे, किसी में कुल मिलाकर पेशेंस पे है, ज्यादातर निबंधों में समय पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे है, ये ध्यान देना। बोलो, कुछ जगहों पे अपनी अभिक्षमता और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पे है। कई जगहों पे जैसे आप देखोगे निबंध है, जैसे मैं बता रहा हूं, पानी में मछलियां 9 कुटिया, ये पेशेंस से संबंधित है कि लाइफ में हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें कर्म पे को देखना चाहिए, फल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करो फल की चिंता। तो अगर पूरा इस सब का देखोगे ना, ये जो है प्रोवर्ब्स, तो ये 15-20 थीम पे ही आधारित है। जितना ये है उसमें 20 के आसपास थीम है, उसमें कैटेगराइज कर सकते हो। महत्वपूर्ण निबंधों को हम इतने में कैटेगराइज कर लेंगे। तो आप एक समय वाला कर लो, एक में धैर्य वाला कर लो। बोलो, जैसे घर का कुकुर ना घर का ना, इसमें यही दर्शाता है ना कि अगर टाइम पे अगर आपने स्टेप नहीं लिया, बोलो सही दिशा में काम नहीं किया, भटकाव पे दर्शा रहा है। अगर भटकाव हो रहा है तो फिर घर का कुकुर ना घर का ना है? अरे धोबी का कुकुर है कोई बात नहीं है, धोबी का कुकुर ना घर का ना कहीं का नहीं होना, कहीं का ना घर के हैं ना बाहर के हैं, ये सुनो। बोलो, जैसे आप विद्यार्थी जीवन में हो, अब मेहनत मत करो, आने के बाद यहाँ अलग अलग कामों में लग जाओ। शाम में पार्क में बैठे हो, सुबह में वहां घूम रहे हो, मोना सिनेमा में हो, मोना है ना सिनेमा, एलिफिस्टन है, मोना है, तो सुबह में मोना सिनेमा में, शाम में पार्क में, 4 साल ऐसे बीत जाएगा तो धोबी के कुत्ते के समान स्थिति पैदा हो जाएगी, ना घर का रहेगा ना, अरे बोलो किसकी दशा हो जाएगी, ना धोबी का कुकुर बन जाएगा वो, ना घर का रहेगा ना। तो कई बार तात्कालिक सुख के चलते अपना लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं। सामर्थ्य था आईएएस बनने का, एसडीएम बनने का, और क्षणिक सुख के चक्कर में चले गए, बर्बाद हो गया लाइफ।
आज की डेट में ना घर के हैं ना, और भाग्य को दोष देते रहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था। अरे जब समय था तो पढ़ लेते ठीक से, सेल्फ कंट्रोल करते। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। कई बार लोग एक पार्टी छोड़ते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और छोड़ता है तो अपनी पुरानी पार्टी को खूब गाली देता है, बोलो, और दूसरी पार्टी में गया, जाके हार गया। क्या दशा हो गई? धोबी के कुक्कुर के समान स्थिति हो जाएगी। अपनी पार्टी में आने का रास्ता बंद हो गया, जहां गया है वहां कोई सम्मान नहीं देगा। धोबी के कुक्कुर बहुतों की दशा है। उदाहरण स्वरूप नहीं लिख दोगे, उदाहरण स्वरूप इस इलेक्शन में इनकी दशा ऐसी हो गई, ऐसा नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है। अरे समझ में आया? संदर्भ समझना चाहिए। तो एटलीस्ट 20 के आसपास आप सारे लोग तैयार कर लो। कई चीज़ों को हम यहाँ करा देते हैं। हम लोगों ने एक वो देखा कि भोज गली कोना देखा, अभी हमने एक दूसरा देख लिया, कौन? तीसरा लिखोगे, पानी में मछलियां 9 कुटिया बखरा। लिखो, पानी में मछलियां 9 कुटिया बखरा। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अरे बाद में उनको समझाना, एकदम हाथ पे से रख के सामने वाले को समझाया जा रही हैं। यही लगता है इंटेलेक्चुअल हो गई हैं, बगल वाले को कुछ समझती ही नहीं है। तो उनके भी दिमाग है, वो भी समझ सकती हैं। एकदम आराम से समझाया जा रहे हैं। और स्वार्थी प्रवृत्ति की है, केवल एक आदमी को समझ, सबको बताना चाहिए ना। अरे बोलो, सबको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? कुछ अच्छी बातें बता रहे हो तो लाभ उसका सबको मिलना चाहते हो कि नहीं, कि लाभ मिले? बताओ, सबको खड़ा होकर क्या बोल रहे थे उनको? ठीक है बताओ, शर्माना नहीं है, बताओ। सबको लाभ मिलना चाहिए। देखो, ये भी चाहती है कि लाभ मिले, बोलो, नहीं तो सेल्फिश का, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति का ठप्पा लग जाएगा कि स्वार्थी प्रवृत्ति है। बोलो, आप खड़ा होके बोलो। मैं लिखवा तो ले रहा हूं कि लिख रहे हो, और बैठ के लिख रही है। अरे लिखन में अरे बोलो, खड़े होके बताओ। अरे शर्माने वाली स्थिति हो गई है। ये फिर इंटरव्यू में भी कठिनाई पैदा कर देगा। इंटरव्यू में चले गए, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, बस शर्माने लगे नीचे में। 1 साल के बाद कहेगा, 1 साल के बाद फिर आना। वहां शर्माओगे तो दिक्कत है ना। और वहां तो 5 लोग बैठे रहते हैं, और हो सकता है किसी मुद्दे पे पूछ लें और आपको आने लगे शर्म, और आप आंखें कर लो नीचे, मामला वो थोड़ी दया दिखाएंगे। वहां सीधे सीधे बाहर का शर्माओ। अरे बोलो, कई लोग शर्माते हैं ना वहां जाने के बाद। तो इतनी इतनी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बोलो, कई लोग शर्माते हैं, उनका 1 साल खत्म हो जाता है शर्माहट के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहे हो? लिख लो, पानी में मछलियां। एक शाब्दिक अर्थ, पहले शाब्दिक अर्थ बताओगे, हमेशा ध्यान रखना। एक उसका लिटरल मीनिंग बताओ, और एक उसका वास्तविक या व्यापक अर्थ बताओ। तो ये बताओ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कि अभी मछली पानी में है और उसके बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाई पहले ये लिखो, भाई भाई में नहीं। भाई भाई कहां से आ गया? शाब्दिक अर्थ क्या? व्हाट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अभी पानी में ही मछली है और उसके बंटवारे को लेकर आपस में विवाद का होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो पहला कौन सा अर्थ लिखोगे? शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग लिख लिया। वास्तविक अर्थ क्या है?
वास्तविक अर्थ क्या है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ और श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ बट फल को लेकर विवाद शुरू। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ परंतु उसके फल को लेकर विवाद प्रारंभ। अब इसको ध्यान रखना, मैं अलग अलग करा रहे हैं, आप उसको सिस्टम से लाओगे। अगर हम कहूँ राजनीति क्षेत्र में देख दर्शाओ तो कई बार देखोगे चुनाव होने से पहले ही पीएम पद के दावेदार को लेकर कई दलों में झंझट हो जाता है कि हम पीएम बनेंगे। तो अभी चुनाव का परिणाम नहीं आया है और पीएम पद को लेकर या सीएम पद को लेकर कि मैं भी दावेदार हूं, होता है कि नहीं होता है? तो राजनीतिक क्षेत्र में लिख लो, चुनाव होने या चुनाव परिणाम आने से पहले ही कई बार चुनाव ही नहीं हुआ है और अपने को दावेदारी ठोकना शुरू कर देते हैं। चुनाव होने या चुनाव परिणाम आने से पहले ही विभिन्न दलों द्वारा सीएम या पीएम पद की दावेदारी पेश करना। सीएम या, अब कितना एकदम एक ही लाइन में आपने भर दिया, सीएम या कि हम सीएम बनेंगे। स्पेशली गठबंधन दलों में ज्यादा होता है? हो रहा था ना, लिख लेना ब्रैकेट में, जहां गठबंधन रहता है सामान्यतः स्थिति लिख सकते हो। जहां गठबंधन करके विभिन्न पार्टियां आगे बढ़ती हैं वहां प्रायः ऐसी स्थिति दिखाई देती है। देर लिख सकते हो, पिन पॉइंट अटैक नहीं कर रहे हो। जहां गठबंधन करके विभिन्न पार्टियां चुनाव में जाती हैं, लिख लो, जहां गठबंधन करके विभिन्न पार्टियां चुनाव में जाती हैं वहां प्रायः ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इसको आप जोड़ सकते हो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो, इच्छा नहीं। हमने कभी इस पे चर्चा की है, कर्म नियम पे, यहां पे इस क्लास में चर्चा की है। कर्म करो फल की चिंता, इसको सीधे सीधे आप कनेक्ट कर दोगे गीता की स्टेटमेंट से, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस पे हमने चर्चा की है, कर्म नियम पे, निष्काम कर्म पे चर्चा की है इस क्लास में, नहीं की है ना? तो एक बात समझ लेना, एक बात ठीक से समझ लेना, आप सबके लिए पूरे जीवन में उपयोगी सिद्धांत है। कौन सा नियम? कर्म नियम। गीता के हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता, जानदार लाइनें जीवन में कैसी उपयोगी है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टच देके इसको बता देता हूं। धारण करोगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा इस पर्टिकुलर थॉट को। देखो, हम सारे लोग मनुष्य हैं, क्या हैं? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम लोग नाना प्रकार का कर्म करते हैं। कर्म मतलब एक्शन, क्रियाकलाप, और जब कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी मिलता है या परिणाम, रिजल्ट। बोलो, अरे पहले सुन तो लो, इतना जल्दी समझ लोगे क्या? गीता में कहा गया है ना, लोग YouTube से 4 लाइन सुनता है उसी पे कमेंट कर देता है।
यूट्यूब से 4 लाइन समझ के लगता है कि मैं गीता पे कमेंट कर दूंगा। पढ़ना पड़ेगा ना, घंटों, 3 महीनों पढ़ोगे ना, तब ना पचेगा। रणभूमि में बोली गई युक्ति है, एक झटके में कैसे कर दोगे। कई लोग सतही ज्ञान रखने वाले अगेंस्ट में चले जाते हैं। सतही, संक्षिप्त ज्ञान, संक्षिप्त बुद्धि, और कमेंट करना शुरू कर देते हैं। पहले थॉट को समझो कि उसके पीछे का मूल आशय क्या है। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है जीवन के लिए। कैसे है समझ लो पहले। ये फल की इच्छा की बात थोड़ी करता है, कभी फल की इच्छा मत लिखो। आसक्ति बोलो, फल की आसक्ति। समझ में आया? अनासक्त कर्म बोलोगे। हमारा अधिकार किस पे है? मनुष्य का अधिकार किस पे है ये बोलो। किस पे है? कर्म पे कि फल पे है? चिंता ज्यादा किसकी हो रही है? दिन भर लोग सोच रहे हैं कि एसडीएम बनेंगे, कि कई लोग दिन भर सोच रहे हैं कि 200 नंबर आएगा, कि अच्छा नंबर में सोचने से आ जाएगा क्या? अब दिन भर फल सोचो, मिल जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? वो आपके हाथ में है क्या? 200 नंबर आपके हाथ में है क्या? कौन सी चीज आपके हाथ में है? कर्म करो। और गीता ये थोड़े कहती है कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो फल, अच्छा कर्म अगर अच्छा कर रहे हो तो कैसा फल मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और बुरा कर रहे हो तो बुरा मिलेगा, तय है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का, इसको बोलते हैं कर्म नियम। क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, बैड डीड्स बैड फ्रूट्स। वर्ल्ड के जितने रिलीजन हैं, सारे रिलीजन अगर एक पॉइंट पे कॉमन कॉमन पॉइंट है तो वो यह पॉइंट है। कौन सा नियम? इसको वर्ल्ड के सारे रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं। बोलो किसको? हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो। जो गॉड को नहीं मानता वो भी मानता है किसको? अच्छे कर्म का, फिर से बोलो, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का। किसको? मनुष्य क्या है? डूअर को जरूर मिलता है। अगर गलत काम की हो तो गलत फल मिलेगा, और अच्छा काम की हो तो अच्छा फल भी जीवन में अवश्य मिलेगा। इन है ही, इसका कोई मतलब हो ही नहीं सकता कि अच्छा काम करो और फल ना मिले। तो जब फल मिलना तय है, और अनेक धर्मों में इसको देने वाले के रूप में किसकी सत्ता मानी गई है? अरे बोलो, फल देने वाला कौन? हमारे कर्मों के अनुसार फल कौन देता है? गॉड। गॉड प्रोवाइड्स फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स। गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, बैड डीड्स कौन देता है? और ईश्वर की क्वालिटी क्या है? ये ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। कौन? और ईश्वर न्यायी भी है। क्या है न्यायी मतलब? तो बोलो, न्यायी मतलब न्याय करता है। आपने अच्छा कर्म किया और अच्छा फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ईश्वर अन्यायी हो गया। आप बुरा काम करो और बुरा फल नहीं मिले, इसका मतलब ईश्वर अन्याय करता है। और ईश्वर अन्यायी हो नहीं सकता है। ईश्वर है कैसा? अरे इसको हटा लो। बोलो, कर्म नियम पढ़ रहे हो, पूरा गीता का सार है निष्काम कर्म। तो अभी निष्काम कर्म पे नहीं, अभी हम किस पे हैं? इसको सारे लोग मानते हैं, वर्ल्ड के सारे रिलीजन। किसको? कोई वर्ल्ड का रिलीजन ये नहीं करता है गरीबों को सताओ, बुरा काम करो, गलत गलत काम करो। वर्ल्ड के सारे रिलीजन कहते हैं अच्छा काम करो। सवाल है क्यों अच्छा काम करें हम? अच्छा काम करेंगे तो निसंदेह हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेंगे तो हमें, ये वर्ल्ड के सारे रिलीजन मानते हैं। कई मुद्दों पे मतभेद है, एक कॉमन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अरे बोलो कौन सा पॉइंट? उसको जोड़ेंगे ना इससे। ये पानी में मछलियां और नौनो कुटिया फल को लेकर विवाद चल रहा है। अब विवाद बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि कार्य भी सिद्ध नहीं हो पाए। बोलो, हमारे अधिकार में क्या है? सारे लोग बोलो, अधिकार में क्या है? चिंता किसकी है? तो गीता ये नहीं कहती कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो पक्का फल मिलेगा।
और जैसा कर्म करोगे, तो जब फल मिलना तय है तो फल को लेकर चिंता क्यों, फल को लेकर आसक्ति क्यों? कई लोग दिन भर फल की चिंता कर रहे हैं। कई सबकी कॉपी में लिखा हुआ है फर्स्ट पेपर में 170, भाई ठीक है, जिस दिन अच्छा सा बना लिया स्टार्ट कर 180 मिल जाएगा। सेकंड पेपर में 165, 160-65 आ जाएगा। निबंध में जरा ठीक ठीक लिख देंगे ना, 205 नंबर तक हम पा लेंगे। 20 इंटरव्यू में ना थोड़ा औसत भी रहेगा तो 72 नंबर मिल जाएगा। कितना? फिर टोटल लिखता है, बगल में लिखता है एसडीएम, और चादर तान के सो गया। आनंद आ गया, मिल गया फल। बोलो मिल गया फल, बोलो मिल गया। सर क्यों हिला रहे हो? मिल गया। अरे फल की चिंता खूब करने से क्या कर लोगे? मिल जाएगा क्या? ये आपके हाथ में है क्या 200 नंबर? कौन सा हाथ में है? खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, गलतियों को दूर करो, अच्छा अच्छा कंटेंट इकट्ठा करो, स्वाध्याय करो। बोलो डिस्कशन भी कर रहे हो, राइटिंग भी कर रहे हो, गलतियों को पकड़ रहे हो। अगर कर्म अच्छे से कर रहे हो तो फल मिलेगा कि नहीं? और इसकी चिंता करोगे तो इस पे असर पड़ेगा कि नहीं? कर्म की ज्यादा चिंता, ज्यादा आसक्ति, वो कठिनाई पैदा करती है जीवन में। और मान लो आपने कर्म की बहुत आसक्ति कर ली फल को लेकर, और आपको फल नहीं मिला, आपने दिन भर फल की कामना की कि हमें ये इतना नंबर इतना नहीं आया, तो क्या होगा? आदमी निराश, हताश, देवदास। कई लोग देवदास बन जाते हैं, कई लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई लोग भाग्यवादी हो जाते हैं, फेटलिस्टिक हो जाएगा, मेरे भाग्य में नहीं था, दिन भर रोना रोएगा, गाली देना शुरू करेगा बीपीएससी फलाने ठिकाने को, पढ़ाया ठीक से नहीं था इसने, बर्बाद कर दिया। भाई पढ़ते वक्त ठीक से पढ़े रहते, अभ्यास किए रहते, बोलो किस पे ध्यान दिए रहते? तो जो व्यक्ति मान लो इसको नहीं मानता हो निष्काम कर्म को, वो आदमी निराश हो जाएगा और हो सकता है गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए, नशे का सेवन शुरू कर दे, मानने लगे कि मेरे भाग्य में, ये भी कहेगा कि मैंने इतना मेहनत किया, सब मेरे मेहनत पे पानी। कई लोग ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं, कर्म किया, मेहनत किया और फल नहीं मिला, उसके बाद क्या हो गया? व्यक्ति निराश, अब वो इनएक्टिव हो जाता है, गलत दिशा में बहुत लोग मूव कर जाते हैं। अगर आप निष्काम कर्म को मानते हो गीता का, और आपने कर्म किया और फल मतलब फल नहीं मिला, और गीता के निष्काम कर्म को माने हुए हो, तो आप ईश्वर को कहोगे थैंक्स, तो मुझे और पूर्ण बनाना चाहते हो। आप कहो करोगे क्या? अपने कर्म में गलती ढूंढोगे, कहां कहां गलती रह गई। अगर फल नहीं मिला है, इसका मतलब निसंदेह कर्म में कुछ त्रुटि रह गई है, ये नो। तो आप अपनी कमियों को ढूंढोगे, क्या करोगे? बोलो ये नो। आपको लगेगा कि ईश्वर ने मेरे साथ फल नहीं दिया, इसका मतलब मेरे कर्म में कुछ ना कुछ, तो आप कमी ढूंढ, निराश नहीं होगे, हताश नहीं होगे। ध्यान देना, और आपने कर्म किया है तो फल बर्बाद नहीं गया है, संचित हो गया। अगर आपके अच्छे कर्मों, आपने खूब मेहनत किया और फल नहीं मिला, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फल बर्बाद हो गया। सारा मेहनत वो कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो सकता है सूद ब्याज के साथ उसका रिजल्ट मिल जाए, ये दिमाग में रखना। मिलना तय है, तो जब कर्म करो और फल न मिले तो निराश होने की कोई आवश्यकता। अगर आप गीता को मानते हो तो फल न मिलने की स्थिति में भी निराश और हताश क्या करोगे? अपनी कमियों को फिर से उसे, और ईश्वर है कैसा, तो न्याय करना पड़ेगा। इसलिए आप जीवन में नजर डाल लो, जो व्यक्ति एक बार फेल हुआ, बहुत मेहनत किया और फेल हो गया, फिर से अगर लगा हुआ है, हो सकता है फिर फेल हो जाए, मगर वो अपनी रुक नहीं रहा है, फिर से अपनी कमियों को ढूंढ के फिर से अपना काम कर रहा है, हो सकता है टॉप कर जाए।
कोई भी आपको सिंगल ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो कर्म किया और असफल हुआ एक बार या दो बार, और असफलता के बावजूद भी अगर लगातार कर्म कर रहा है तो वो अंततः असफल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप आसपास नजर डाल के देख लो, वही लोग अंततः सफल हुए हैं। एक बार मेहनत किया, अगली बार देवदास बने हुए हैं। तो अभी एक कर्म आपने अच्छा किया था, ये मिलना शेष था, बैलेंस में था, तब तक इन्वॉल्व हो गए कैसे काम में, तो ये जो मिलना था वो भी क्या हो गया, रिड्यूस होना। कर्म और फल का संबंध एक्सीलेंट है, जानदार थॉट है। ये हमें कर्मठ बनाने की प्रेरणा देता है। कौन सा? निष्काम कर्म। कौन सा? कर्म करो, फल की चिंता। आपने डिसाइड किया है ना कि एसडीएम बनना है, कर लिया डिसाइड। ध्यान देना, कर्म फल आसक्ति है, इच्छा वाला शब्द नहीं लिखना है। तो अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे एसडीएम बनना है, तो दिन भर एसडीएम एसडीएम जपने से बन जाओगे क्या? अब आप किस पे फोकस हो जाओगे? लक्ष्य डिसाइड, बोलो, अरे बोलो यस और नो। अब इसकी चिंता करोगे कि इस पे ध्यान दोगे? इस पे ध्यान कौन सा आपके हाथ में है? ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। अरे बोलो यस और नो। इस पे काम कर दोगे तो ये भी फल मिलेगा ही, क्योंकि बैठा कौन है? अरे बोलो बैठा कौन है? तो जीवन में यदि कर्म करते हो तो ठीक से कर्म करो। बहुत फल में आसक्त होने का मतलब नहीं है। अगर फल की आसक्ति बढ़ेगी तो आप कर्म पे ठीक से ध्यान, हमेशा चिंता यही रहेगी, पता नहीं 200 आएगा कि 190 तो नहीं आ जाएगा। डर क्यों पैदा होता है? आप इंटरव्यू में जा रहे हो और इस थॉट को एक्सेप्ट किए हो। क्यों इंटरव्यू में जाने से पहले डर लगता है? पता नहीं क्या पूछ देगा, पता नहीं हमको 80 नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कहीं 50 नंबर ना पकड़ा दे। और फल को लेकर आप भयभीत हो जाते हो। किसको लेकर भयभीत होते हो? फल को लेकर भयभीत होते हो। आपकी फल की चिंता प्रबल है, कहीं 50 नंबर ना दे दे। अरे बोलो यस और नो। ध्यान किस पे दो कि अच्छे से बोलना है, नहीं जानेंगे सॉरी बोलेंगे, जो मैं जानता हूं उसे अच्छे से बता दूंगा। अगर इस भाव से जा रहे हो तो आप भले कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस करोगे। बोलो। तो निष्काम कर्म तो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, रणभूमि में दिया गया उपदेश है, जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। कई लोगों ने यूट्यूब पे अनाप शनाप बोल रखा है, सतही संक्षिप्त ज्ञान रखने वाले, संक्षिप्त बुद्धि वाले लोगों ने, वो अपने स्तर से जितना समझा उसको इलोबरेट कर दिया। कई लोग फॉलो करते हैं। निष्काम कर्म कठिन है, असंभव, करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म करो, फल की आसक्ति, क्योंकि ये यदि प्रबल हो गई तो फिर आप इस पे ज्यादा ध्यान। कई लोग दिन भर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। बोलो, सपना उनका सपना ही रह जाता है। देख किस कौन चीज आपके हाथ में है। और ध्यान रखना, आप सारे लोग कभी आजमाना, कई लोग अच्छा काम करते हैं ना तो थोड़ा देर से अच्छा फल मिलेगा। अब बुरा करेगा ना, सुबह करेगा शाम तक में फल मिल जाएगा। बोलो, सुबह करेगा दोपहर तक में उसका बुरा रिजल्ट उसको मिल जाएगा, भुगतान शुरू कर देगा। कई लोगों का कर्म और फल एकदम फास्ट है, अभी करेगा अभी के अभी शाम तक में उसको रिजल्ट भुगतना। कई लोगों का है थोड़ा लेट से फल मिलता है। कई लोगों की जवानी में खूब ताकत थी, गरीबों को खूब सताया, लूटा, अत्याचार किया, बुढ़ापे तक जाते जाते सूद ब्याज के साथ भुगत लेते हैं। वो नहीं भुगतते हैं, उनकी पीढ़ी अगली पीढ़ी भुगत लेगी। भुगतना तय है। क्या है? वर्ल्ड के सारे रिलीजन जिसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे डिनाई कर दोगे? जैन और बौद्ध जैसा लॉजिकल फिलॉसफी, जहां ईश्वर नहीं है, वो भी किसको मान रहा है? अच्छे कर्म का, बोलो, बुरे कर्म का अवश्य मिलता है। कौन कर रहा है? बुद्धिज्म। और वहां पे ईश्वर की सत्ता। फिर सवाल होता है कैसे मिलेगा, कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? मॉडर्न साइंस अब एक्सेप्ट कर रहा है, मॉडर्न साइंस, कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल। अरे बोलो,
इसको साइंस से कनेक्ट करके सिद्ध किया जा सकता है। मैंने किया है कभी कभी किसी क्लास में। इसके पीछे का जो बेस है वो साइंटिफिक है। ध्यान देना, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे बॉडी में बड़े गुड हार्मोन्स, अच्छे अच्छे हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज। आप किसी गरीब आदमी की मदद कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, भूखा है, एकदम कातर दृष्टिकोण से देख रहा है कि कुछ खाना खिला देते हमको, और आप उसको खाना खिला रहे हो, वो बाद में जो खुश होता है ना, उसकी खुशी देखकर आपको अलग से क्या मिलता है? अरे बोलो, आनंद मिलता है। अरे बोलो, हो सकता है आशीर्वाद भी दे रहा हो। उस समय आपके भीतर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो कई हार्मोन्स आपके बॉडी में, ब्लड में चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर सकारात्मक इंपैक्ट डालेंगे। नई संतति तक असर जा सकता है, अगली संतति तक, उस पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट जा सकता है। तो आप आसपास नजर डाल के देखो, जो लोग भले शोषणकारी रहे हैं, अत्याचारी रहे हैं, गरीबों को लूट लो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कमजोर है, इसकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं, क्या उनका जीवन सुखमय है? आप आसपास नजर डाल के देख लो, गांव में या शहर में, अंततः उनके जीवन में कठिनाई है, और भारी कठिनाई है। उनके जीवन में पैसा हो सकता होगा, सुख आनंद वास्तव में, खुशी वास्तव में नहीं होगी। नजर डाल के देख लो, भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना ब्रिलियंट थॉट है। और आप अच्छा काम करते हो ना, तो अच्छे कामों का आप आनंद बार बार लेते हो। फिर से बोलो, अच्छे कामों का आनंद। एक बार किसी को ब्लड दे के जान बचाया हो ना, जब बैठोगे अकेले, कहीं अकेले बैठे हो ना, जब याद आएगा मोमेंट, भीतर से खुशी होगी, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज। फिर से आपके भीतर कैसा हार्मोन? अच्छा किया था उस दिन, बड़ा अच्छा किया था, उसकी जान बचा ली थी। अरे बोलो, उस भूखे व्यक्ति का चेहरा याद आएगा कि कितना उस दिन खाना खा के वो खुश था। आपके भीतर कौन सा हार्मोन? अरे बोलो, कौन सा हार्मोन? तो आप जब जब अच्छा काम करते हो, तब तब आप मल्टीपल टाइम उसका आनंद ले सकते हो। और बुरा काम करके, किसी का पैसा आपने लूट लिया हो और बीमारी के दवा के इलाज में मर गया हो, जब याद आएगा, आपका कॉन्सेंस आपको धिक्कारेगा, आपकी अंतरात्मा आपके साथ रहती है। आप हमेशा किसके साथ हो? अपनी। और धिक्कारेगी, गलत काम किया था। इसलिए गलत काम करने वाला आदमी नशा जरूर करेगा। नहीं नशा करेगा तो वो बार बार चीजें उसको परेशान करेंगी, भूलना चाहता है, गलत कामों में इन्वॉल्व रहेगा ताकि वो याद ना आए, और नहीं तो उसकी अंतरात्मा उसको ठीक से आनंद जीवन का। बोलो, कितना ब्रिलियंट थॉट है। अगर इस थॉट को ठीक से स्कूलों में पढ़ाया जाए, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तर्क देकर सिद्ध किया जाए, साक्ष्य देकर स्पष्ट किया जाए, हम पॉजिटिव डीड्स को प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं, और निगेटिव डीड्स को डिस्करेज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कई मंचों पे इसको समझाया है। कभी कभी किसी जगह पे समारोह में, जहाँ कुछ ऐसा गैदरिंग है, तो मैं इसको कर्म नियम को समझाता हूं ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। कई बार जो दरिद्र होता है, ध्यान रखना, क्योंकि थॉट है 10 मिनट समझ लोगे। विवेकानंद ने कॉन्सेप्ट दिया दरिद्र नारायण। कौन सा नारायण? दरिद्र की सेवा किसकी सेवा है? दरिद्र की सेवा। अगर किसी गरीब की सेवा कर रहे हो तो सीधे किसकी सेवा? जानदार थॉट है, क्या ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है ये। दरिद्र जो होता है ना, वास्तव में जो गरीब है, इसकी जो आत्मा है ना, एकदम शुद्ध रूप में रहती है। किस रूप में? जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। भूखे सो जाएगा मगर किसी की संपत्ति चुराएगा। ऐसे लोग भी तो हैं दरिद्र, जो वास्तव में क्या है? गरीब है। कोई उसके भीतर अपराध करने का भाव नहीं है। वो तो केवल यही चिंता करता है कि मेरे बच्चों का भरपेट खाना, मेहनत करता है और भरपेट खाना, गलत काम नहीं करता है। चाहे तो हथियार उठा के 2-4 लोगों को मार के पैसा इकट्ठा कर ले, बोलो, मगर भूखे रह जाएगा, गलत काम। कैसा व्यक्ति? दरिद्र। जो वास्तव में दरिद्र है, उसकी अंतरात्मा किस रूप में है? अरे बोलो, उसकी आत्मा किस रूप में है? और आत्मा जो है किसका अंश है?
अगर आपने उस अंश को हिट किया, चोट पहुंचाया, सीधे किसको चोट पहुंचा दो? और ईश्वर को चोट पहुंचा के बच पाओगे? कहा जाता है गरीबों की आना बर्बाद कर देती है। कहा गया है, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग ये बात बताते होंगे, गरीबों की आह क्या होती है? अच्छे अच्छे महल को चौपट कर देगी। क्यों? कि गरीब की जो आत्मा है किस फॉर्म में है? कोई चोर टाइप का उसको मार रहे हो, कोई बेईमान है उसके साथ थोड़ा कर रहे हो तो ज्यादा अंतर, और एकदम गरीब है, असहाय है, कई लोग उसका शोषण करते ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरे बारे में एक लाइन बोल नहीं पाएगा, कभी मेरे इंटी में खड़ा, लोग उसका शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। बच पाएगा क्या वो? बोलो बच पाएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच जाए। आप नजर डाल के देख लो, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनकी अगली पीढ़ी तक असर गया है और उनका बुढ़ापा दुखमय ही व्यतीत होगा। ऐसी स्थिति है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? और उसकी सेवा कर रहे हो अगर, तो सीधे सीधे किसकी सेवा कर रहे हो? सीधे नारायण। नारायण मतलब विष्णु हो गए। तो कितना जल्दी खुश कर सकते हो विष्णु को? अरे बोलो किसकी सेवा के माध्यम से? तो कोई दरिद्र मिल जाए, कोई कमजोर लाचार, वास्तव में लाचार है, उसकी मदद कर दिया करो। ये नहीं कि ये तो कुछ नहीं करेगा, इसको हम लूट लेते हैं, इसका शोषण कर लेते हैं, अत्याचार कर लेते हैं। कई लोग वैसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। बचेगा नहीं वो आदमी, ये दिमाग में रख लेना। उनका विनाश तय है, क्योंकि टक्कर किससे ले लिया है? अरे बोलो किसका शोषण कर डाला है? शुद्ध रूप का शोषण किया है। तो बचना उनका मुश्किल काम है। पश्चाताप उनके जीवन में होगा ही, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसको वो कभी समझ नहीं पाएगा। समझ में आया? तो ये ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है दरिद्र नारायण का। और किसका? इसीलिए देखोगे कई लोग गलत काम जो करते हैं ना, अच्छा भी काम करते हैं, उधर फलाना खाना खिलाएगा ताकि बैलेंस हो जाए लाइफ। उसको पता है बुरा काम किया है, ऊपर वाला बॉस नाराज हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा करके कुछ गरीबों को खाना पीना खिला के उसको क्या करता है? समाज में ज्यादातर लोगों का लाइफ बैलेंसिंग लाइफ है। कौन सा लाइफ है? लगातार करता रहेगा तो जल्दी बढ़ जाएगा, मामला खत्म। समझ में आया? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता प्रबल होगी, कर्म अच्छे से। और अगर कर्म करने के बाद सफलता न मिले, आप देखोगे जीवन में कई ऐसे लोग होंगे, पहले अटेम्प्ट में खूब मेहनत किया, सफलता नहीं मिले, और दूसरे अटेम्प्ट में कम ही मेहनत किया और हो गया। जब खूब मेहनत किया तो सफलता नहीं मिली, और औसत रूप से कम मेहनत किया तीसरे अटेम्प्ट में और आराम से एसडीएम बन गया। मतलब वो जो कर्म था ना, फल संचित था, कहीं था स्टोर में था, और सूद ब्याज के साथ आ गया। बोलो, जो व्यक्ति कर्म करने के बाद अगर सफल नहीं हुआ, फेल हो गया, फिर भी अपने कर्म को जारी रखता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है। उसकी सफलता मिलनी तय है। ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर, न्यायी है, नहीं देगा फल तो अन्यायी का स्टाम्प लग जाएगा। किसके ऊपर? ईश्वर अन्यायी। समझ में आ रहा है थॉट? अरे बोलो, अरे इधर बोलने में दिक्कत है क्या? तो ध्यान रखना, एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। कर्म करो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पानी में मछलियां। किसको लेकर विवाद हो रहा है? किसको लेकर? और विवाद बढ़ जाएगा, हो सकता है काम पे ध्यान न रहे, काम भी पूरा। बोलो, चूंकि विवाद हो गया, लोग कहेंगे अभी मछली पकड़ना बंद करो पहले। इसको किससे जोड़ोगे? कर्म नियम से। किससे? और गांठ बांध लेना, जीवन में हम सब लोग कर्म करते हैं, हमेशा जो आप चाहते हो उसकी सिद्धि, आप कर्म कर रहे हो कि हमें ये फल मिल जाएगा,
हो सकता है ना मिले। इसका मान लेना कि इसका भी एक संदर्भ है। आप फल पे आपका किसी का भी नियंत्रण नहीं है, पूरे वर्ल्ड में किसी का नियंत्रण नहीं है। तो अगर असफलता मिली बाई चांस तो निराश होने की जरूरत, ये सब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कर्म करो और हमेशा फल मिल जाए, हो सकता है 3 बार मिले 2 बार। निराश और हताश होकर बैठना ठीक बात, फिर से कमियों को ढूंढकर फिर से कर्म करने पर सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इतना जानदार थॉट है। बोलो कौन सा थॉट? निष्काम कर्म। बोलो कौन सा कर्म? ये गीता का सार है, एसेंस ऑफ गीता है। दिस वन इज नोन एज एसेंस ऑफ गीता। दिस वन इज नोन एज डिसइंटरेस्टेड एक्शन। कभी डिजायरलेस एक्शन मत लिखना निष्काम कर्म का। इच्छा रहित कर्म मत लिखना, हमेशा लिखोगे अनासक्त कर्म है, निष्काम कर्म है। समझ में आया? क्लियर? अरे बोलो क्लियर। एक ब्रिलियंट थॉट है, इसको जीवन में धारण करो, आपको इस सब का लाभ मिलेगा। समझ में आया? आप प्रशासन में जा रहे हो तो गरीबों के साथ अन्याय मत करो, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ही दुष्परिणाम। कल तो मिलना तय है। इज इट क्लियर? बुद्ध जैसे लॉजिकल व्यक्ति जब समर्थन कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस में अब कई आर्टिकल ऐसे पब्लिश हो रहे हैं, हम जब बुरा करते हैं ना तो बुरे टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, निगेटिव, और वो कठिनाई हमारे लिए पैदा करता है लॉन्ग टर्म में, ये ध्यान रखना। तो मॉडर्न साइंस कहता है नेचुरली अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। बोलो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं, लिख लेना। परीक्षा में शामिल होने से पहले ही अंकों को लेकर चिंता, इस पे भी एक पैराग्राफ निकाल दोगे। छात्र जीवन में परीक्षा में शामिल होने से पहले ही अंकों को लेकर चिंता। किसको लेकर चिंता? अंकों को लेकर चिंता हो जाती है। सबसे ज्यादा जोड़ोगे किससे? कर नियम से। कर लोगे? नेक्स्ट, पुल बना नहीं फीता काटने को लेकर चिंता। पुल बना नहीं, अभी ब्रिज बना नहीं, विवाद है कि हम फीता काटेंगे। बोलो 4 लाइन इस पे लिख दोगे कि भी अब हमारे हाल ही में गांव पे पुल तैयार हो रहा था और गांव के 2 जो अलग अलग पार्टी के लीडर थे उनमें विवाद हो गया कि फीता कौन काटेगा। लिख लो, एक पैराग्राफ बना देना, नोट करो। नेक्स्ट, ये जो दर्शाता है, ये जो लाइन है, कौन सा लाइन? पानी मछरिया नौनो कुटिया, ये आदमी की किस टेंडेंसी को दर्शाता है ये बताओ। आदमी लालची है, नोट कर लोगे। एक ग्रीडी व्यक्ति को दर्शाता है, लालची व्यक्ति को दर्शाता है। ये स्वर्णो, ये सेल्फिश टेंडेंसी को दर्शाता है, स्वार्थवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। लिख लो, ये क्या क्या दर्शाता है, शो करता है। ये लाइन किसको दर्शाता है? लालची प्रवृत्ति को दर्शाता है, स्वार्थवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है, धैर्य की कमी को दर्शाता है, लैक ऑफ पेशेंस को दर्शाता है, धैर्य की कमी को दर्शाता है। यह कल्पनाओं में जीना, कई लोग ख्याली पकाव पकाते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, लिख लो, ख्याली पुकाव पकाना। लिख लो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। ये सारे लाइन लिखोगे इसमें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये जो लाइन है, ये धैर्य की कमी को दर्शाता है, उतावलापन को दर्शाता है। नोट कर लोगे।
उतावलापन को दर्शाता है। लिख लोगे कई बार, फंड आवंटित होने से पहले ही बंदर बाट, नोट कर लोगे, फंड आवंटित होने से पहले ही बंदर बाट को लेकर आपस में झगड़ा। फंड आवंटित होने से पहले ही उनके बंटवारे को लेकर आपस में झंझट। फंड आवंटित होने से पहले ही उसके बंटवारे को लेकर झंझट। क्लियर? ये भी लिख सकते हो, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। जोड़ सकते हैं? बोलो। तो चीजों को जोड़कर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये लाइन कब लिखोगे, ये भी सवाल संभव है कि कर्म करो फल की चिंता, इस पे भी निबंध बन सकता है। जो अतुल प्रसाद जी जो पिछली बार हुए थे, उन्होंने ये भी निबंध बोला था। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इस खंड में किस टाइप का निबंध पूछेंगे, तो उन्होंने दो निबंधों को बताया था। एक तो भोजगढ़ी कोड़ा और दूसरा उन्होंने कहा था कर्म करो फल की चिंता। तो अगर कर्म करो फल की चिंता न करवाएगा तो उसमें आप इस पे लंबा खेल सकते हो कि हमारा कर्म पे अधिकार है, फल पर, तो हमें कर्म पर ही बल देना चाहिए। फल की चिंता, कर्म अच्छे से कर देंगे तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर इसमें फर्म बिलीफ है, आपको खूब विश्वास करते हो दृढ़ता से कि कर्म करने पे फल मिलता ही है, तो कर्म करने पे यदि फल नहीं मिला तो आप ये जानो, ये समझोगे कि मेरे कर्म में कुछ ना कुछ, आप अपनी कमी को ढूंढ के उसे ठीक करोगे। आपका रवैया आशावादी बना रहेगा। ये सुनो, आप निराश जीवन में, देखो सफलता मिलेगी तो थैंक्स बोलोगे ईश्वर को, और असफलता मिलती है तो अपनी कमियों को ढूंढ के फिर से काम करते हो। तो आपका अप्रोच पॉजिटिव बना रहता है। ये सुनो, बोलो ये सुनो, तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कौन? कर्म करो फल की चिंता, इस पे भी सवाल बन सकता है जिसका हमने यहाँ पर डिस्कशन, और इसको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप जा सकते हो। कर्म करो फल की चिंता मत करो। कोई और प्रश्न है तो पूछ लो। क्लियर? और इसको रूम पे बैठ के 5 मिनट सोच लेना कर्म नियम पे। कर्म नियम नहीं, निष्काम कर्म पे, कि जीवन के लिए कितना उपयोगी है। ध्यान रखना, आप सब लोग प्रशासन में जा रहे हो और ये अगर थीम दिमाग में बैठ गया तो कभी गरीबों के साथ अन्याय नहीं करोगे। ये सब आपके जीवन में होना चाहिए। और ऐसा भाव रख के जा रहे हो ना, तो फिर तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। ऐसे ही व्यक्ति तो चाहिए। क्लियर है? क्लियर? तो कल हम लोग प्रयास करेंगे 4 से 5 निबंधों को देखेंगे। आधे घंटे में एक निबंध, सिनॉप्सिस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग नहीं, कल और परसों, कल और परसों अभी 2 दिन क्लास चलेगी हमारी। परसों दिन ही मुझे सेकेंड हाफ में निकलना है, तो कल कम से कम 4 से 5 निबंधों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है? कल देखें।